Today we are going to discuss the last chapter of the circulatory system, that is the entitled as circulatory shock. ये जो है टॉपिक सर्कुलेटरी शॉक का हम लोग दो लेक्चर्स में करेंगे। एक मैं लूँगी जिसमें सारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी शॉक को डिस्कस करेंगे, और जो दूसरा लेक्चर है वो डॉक्टर हसीब लेंगे जिसमें आपको टाइप्स ऑफ शॉक को आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज सर्कुलेटरी शॉक? अगर आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही है कुछ, जस्ट लेट मी नो सो प्रॉब्लम ना हो, और कोई क्वेश्चन है यू जस्ट पुट इन द चैट एंड आई विल डिस्कस इट आफ्टर द लेक्चर। By definition, circulatory shock means generalized inadequate blood flow through the body to the extent that the body tissues are damaged. यानी सर्कुलेटरी शॉक कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड फ्लो बॉडी में इतना कम हो जाए, यानी ब्लड वॉल्यूम इतना कम रह जाए कि वो सारी बॉडी में प्रॉपरली टिश्यूज़ की नरिशमेंट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना करे, और दे लीड टू सच एन एक्सटेंट कि टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाए। दैट कंडीशन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी शॉक। दैट इज द जनरलाइज्ड इनएडिक्वेट, पूरी बॉडी में inadequate blood flow throughout the body to the extent that the body tissues are damaged. Types of shock क्या होती है? Important factors involved in this shock is disparity in circulating blood volume and capacity of vascular system. शॉक में मेन से शॉक में जाता है बंदा, तो ये होता है डिस्पैरिटी, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं रहता, कोई मुताबिकत नहीं रहती इस बात में कि ब्लड वेसल्स की कैपेसिटी कितनी है और ब्लड वॉल्यूम कितना है। जो हमारी कैपेसिटी होती है शॉक के केस में होता है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है लेकिन ब्लड वेसल्स की कैपेसिटी उससे ज़्यादा होती है। तो एक जो है ना नो रिलेशन और डिसकनेक्टेड रिलेशनशिप वो मेंटेन रहता है इसमें, विच लीड्स टू शॉक। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी शॉक क्या होती है? एक तो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है कि यानी जिसमें ब्लड वॉल्यूम जो है ना एक डेंजरस हद तक कम हो जाए। एनाफाइलेक्टिक शॉक किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से बॉडी का जो रिएक्शन होता है एनाफाइलेक्सिस, उसकी वजह से शॉक में चला जाए। न्यूरोजेनिक शॉक एनी नर्वस डिस्टर्बेंसेस या वेजोवेगल सिंकोपी वगैरह आ जाता है इसमें, न्यूरोजेनिक शॉक सारे। ठीक है। सेप्टिक शॉक ड्यू टू एनी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। कार्डियोजेनिक शॉक लो कार्डिक आउटपुट शॉक, जो कि हमने पिछले कार्डिक फेलियर में भी डिस्कस किया था, कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। ठीक है। So these are 5 main types of shock: hypovolemic shock, anaphylactic shock, neurogenic shock, septic shock, and cardiogenic shock. Now what are the physiological causes of shock? क्या क्या रीजनिंग है इसकी? एक तो सर्कुलेटरी शॉक होता है। व्हाट इज द फिजियोलॉजी बिहाइंड अ शॉक? सर्कुलेटरी शॉक कॉज बाय डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, यानी वो शॉक जिसमें कार्डिक आउटपुट के डिक्रीज होने की वजह से प्रॉपरली ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट नहीं होता है फ्रॉम द हार्ट, और वो सप्लाई नहीं होता टू द टिश्यू एंड द पेशेंट गोज इनटू शॉक। अब कार्डिक आउटपुट जिन कंडीशंस में कम होता है वो कौन कौन सी हो सकती है? कोई कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज, यानी हार्ट में इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई एब्नॉर्मलिटी है आइदर एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, कोई भी उसमें एब्नॉर्मलिटी है तो जो कि विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट, के कोई भी ऐसी एब्नॉर्मलिटी आइदर एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जिसकी वजह से ब्लड की पंपिंग एबिलिटी कम हो जाए, दैट कैन लीड टू शॉक। अब वो कौन कौन सी हो सकती है? या तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकते हैं या एरिथमियास वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। दूसरे वो फैक्टर्स जो कि वीनस रिटर्न कम कर देते हैं। ज़ाहिर वीनस रिटर्न कम होता है तो कार्डिक आउटपुट भी कम होता है, वीनस रिटर्न डायरेक्टली कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट करता है। तो अब कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें वीनस रिटर्न कम हो सकता है? एक तो डिमिनिश ब्लड वॉल्यूम, कि जनरली ब्लड वॉल्यूम ही कम है इसलिए वीनस रिटर्न भी कम हो गया, या डिक्रीज वेस्कुलर टोन, वेस्कुलर टोन जो है ना वो कम हो गई है और लैक्स हो गई, रिटर्न नहीं हो रहा, या वीनस रिटर्न के पैसेज में ऑन द पाथवे टुवर्ड्स हार्ट तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी प्रॉपर्ली वीनस रिटर्न नहीं होता। ठीक है। नॉर्मलिटीज होती हैं उनसे भी हो सकती है जिससे पंपिंग एबिलिटी कम हो जाए, और या वीनस रिटर्न कम हो जाए जिससे कार्डिक आउटपुट इनडायरेक्टली कम हो जाए। ठीक है।
और सर्कुलेटरी शॉक और दूसरी कंडीशन से भी होता है जिसमें विदाउट द डिमिनिश्ड कार्डिक आउटपुट, यानी इसमें कार्डिक आउटपुट तो रहता है नॉर्मल, लेकिन increase in mean systemic filling pressure, decreased venous return, decreased cardiac output, decreased blood pressure, ठीक है। यानी कि अब जब भी कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर कम हो जाता है, ज़रा वॉल्यूम कम है तो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर कम हो जाता है, उसकी मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर कम होता है तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है, वीनस रिटर्न कम होता है तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, कार्डिक आउटपुट कम हो तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सो दीज आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि विशेष सर्किल में चलता जाता है और उसकी वजह से होता यह है कि पेशेंट अल्टीमेटली इफ नॉट कंट्रोल वो शॉक में चला जाता है। अब हाँ, और ये बात ये है कि ब्लड लॉस कितना हो कि पेशेंट शॉक में जाए। अगर ब्लड लॉस है 10% तक तो कोई इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता पेशेंट को, कोई इतनी, क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स ऑफ द टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर एंड द कार्डिक आउटपुट दे कम इनटू एक्शन, और पेशेंट जो है उसको इतनी ज़्यादा कोई सिम्टम्स भी फील नहीं होते एंड इट इज़ कंपनसेटेड इटसेल्फ, कार्डिक आउटपुट भी नॉर्मल हो जाता है और ब्लड प्रेशर। और जबकि व्हेन देयर इज़ मोर देन 10% लॉस तो फिर सारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है ना, वो जो बेरो रिसेप्टर है, आपका कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म है, इस्केमिक रिस्पॉन्सेज हैं, सारे दे कम इनटू एक्शन और ये इसको कंपनसेट कर लेते हैं जब मोर देन 10% हो। शॉक कब होता है? शॉक उस वक्त होता है जबकि मोर देन 30 to 35% ऑफ द ब्लड इज लॉस्ट ड्यू टू एनी रीजन, या ब्लड वॉल्यूम 30 to 35% कम हो जाए तो this condition leads to the hypovolemic shock. अब ये जो आप देख रहे हैं एक ग्राफ,
में देखिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड रिमूव्ड और दूसरा है कार्डिक आउटपुट और आर्टीरियल प्रेशर। आर्टीरियल प्रेशर आपको ब्लू लाइन से दिखाया उन्होंने, कार्डिक आउटपुट जो है विद द रेड लाइन। दिस ग्राफ इज शोइंग कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है जब हम रिमूव करते हैं तो कार्डिक आउटपुट और आर्टीरियल प्रेशर पे कितना फ़र्क पड़ता है। अगर तो हम 10% तक करते हैं, आप देखिए इस पे इंटरनेट कनेक्शन जब परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड लॉस जो है अगर 10% तक ब्लड लॉस होता है तो आप देखें ऊपर वाई एक्सिस पे कार्डिक आउट इस पर कार्डिक आउटपुट पे और आर्टीरियल प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही जो है आपका बढ़ जाए 20% तक तो कार्डिक आउटपुट फॉल करता है, लेकिन आर्टीरियल प्रेशर फिर भी इतना फॉल नहीं करता है क्योंकि उसके कंपनसेटिंग मैकेनिज्म आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका टोटल ब्लड वॉल्यूम रिमूव जो है मोर देन 40% हो जाए तो आर्टीरियल प्रेशर भी और कार्डिक आउटपुट दोनों ज़ीरो पर आ जाते हैं। सो दिस शोज कि अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस अफेक्ट्स द कार्डिक आउटपुट एंड द आर्टीरियल प्रेशर और डिपेंड करता है कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ही कंपनसेशन या डिकम्पनसेशन ऑफ द कार्डिक आउटपुट और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होती है। अब होता है क्या, मरीज को फीचर्स क्या होते हैं, पेशेंट डिपेंड करता है आपको कि अगर उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, पैलर होता है, पैलर होता है कि उसका रंग पीला जर्द हो जाता है, ठीक है। कोल्ड क्लेमी स्किन, ठंडे हाथ पाँव, सब नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर अगर थर्मामीटर से देखें वो भी कम आता है, लेस देन नॉर्मल। वीक थ्रेडी पल्स, आप नब्स देखेंगे उसकी तो बहुत ही एक जैसे एक थ्रेड उसके नीचे मूव कर रहा है, प्रॉपर नब्स भी पल्स भी उसकी फील नहीं होती है। रैपिड शैलो ब्रीदिंग, तेज तेज सांस लेता है लेकिन पूरी तरह सांस नहीं लेता, थोड़ा थोड़ा शैलो सा उसकी रेस्पिरेशन होती है। इंटेंस थर्स्ट, उसको बहुत ज़्यादा प्यास फील होती है, ड्राई माउथ होता है उसका, ये एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स द थर्स्ट सेंटर इन दीज पेशेंट्स। फिर होता यह है कि चूंकि ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो ओलिगूरिया होता है। ओलिगूरिया मीन्स रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ यूरिन, ठीक है, तो उसको इतना ज़्यादा यूरिन भी वो पास नहीं करता। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक कि पैलर होता है उसको, कोल्ड क्लैमी लिम्स होते हैं, सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वीक थ्रेडी पल्स होती है, रैपिड शैलो रेस्पिरेशन होता है, इंटेंस थर्स्ट होती है और ओलिगोरिया होता है। दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। नाउ होता क्या है, एंड रिजल्ट क्या है हाइपोवोलेमिक शॉक का? टिश्यू डिटीरियोरेशन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द सर्कुलेटरी शॉक, यानी सारे टिश्यूज जो है ना, मेन वाइटल ऑर्गन जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द circulatory shock. Once circulatory shock reaches the critical state of severity, the shock itself leads to more shock. यानी जब शॉक जो है वो एक ऐसी स्टेज पे चला जाता है कि जो इवेंट्स है वो रिवर्सिबल नहीं होते, तो वो एक दूसरे को एडअप करते चले जाते हैं और एक विशेष सर्कल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से शॉक जो है वो वर्स होता जाता है इफ़ नॉट ट्रीटेड, और समटाइम्स ट्रीटमेंट के बाद भी इस हद तक कंडीशन चल जाती हैं कि इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट शॉक रिवर्स नहीं हो। द आर्टीरियल प्रेशर कैन बी, सिर्फ हम आर्टीरियल प्रेशर पे उसके हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो समटाइम्स इतना ज़्यादा लो नहीं आता है जितनी की वर्सन सिचुएशन हुई होती है शॉक की वजह से। नाउ देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शॉक। नॉन प्रोग्रेसिव होती है, प्रोग्रेसिव होती है और इरिवर्सिबल होती है। नॉन प्रोग्रेसिव और रिवर्सिबल, नॉन प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव को हम रिवर्सिबल स्टेजेस भी कहते हैं और इरिवर्सिबल स्टेज होती है। तो रिवर्सिबल में पहले नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव क्या होगा, इसको हम कंपनसेटेड स्टेज भी कह सकते हैं, यानी इसमें पेशेंट की खुद ही जो रीज़न होती है शॉक की वो खुद ही ऑटोमेटिकली बॉडी इटसेल्फ जो है ना उसको कंपनसेट कर लेती है और विदाउट एनी ट्रीटमेंट। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है कि विदाउट थेरेपी अगर हम उसको थेरेपी देनी ही पड़ती है, इधर हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें या हम उसको इन्फ्यूजन्स लगाएं, ड्रिप्स लगाएं और दूसरे मेडिसिन उसको दें, तो तब हम उसको रोक सकते हैं। अदरवाइज इफ़ नॉट ट्रीटेड वेल तो ये प्रोग्रेसिव स्टेज में दिस में बिकम लीथल और इवन डेथ भी हो जाती है, ठीक है। इरिवर्सिबल होती है स्टेज तीसरी कि हम सारी थेरेपीज दे रहे हैं, सारा सप्लाई कर रहे हैं, बट दे ऑल दीज थेरेपीज दे आर नॉट सफिशिएंट, दे आर इनएडिक्वेट
टू मीट द डिमांड्स और पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसको हम इरिवर्सिबल शॉक कहते हैं कि सारी जो डैमेजेस टू द टिश्यू, डिटीरियोरेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द टिश्यूज यहाँ तक चला जाता है कि और सारी थेरेपीज देने के बावजूद भी वी कैन नॉट ब्रिंग द पेशेंट बैक टू लाइफ। ठीक है। अब नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, तो पहली स्टेज है हमारी, इसको हम कंपनसेटरी स्टेज भी कहते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म kicks off leading to the maintenance of blood pressure and cardiac output. The mechanism which becomes activated are negative feedback mechanism। होता है क्या है नॉन प्रोग्रेसिव में, या किसी भी रीजन से पेशेंट शॉक में जा रहा है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं ना, वो दे कम इनटू प्ले, और इस सारे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू आते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं during the normal control of the arterial pressure and the cardiac output and all that. In this state, the patient recovers without any treatment because physiological compensatory mechanisms are able to maintain blood pressure। ठीक है। ये सारे जो इसमें आ जाती है हमारी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म जो रेगुलेशन होती है ब्लड प्रेशर की, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में जितने मैकेनिज्म इफेक्टिव है वो इस वक्त आके इफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये प्रोग्रेस नहीं करता फर्दर। If the shock is not severe enough to cause its own progression, the person eventually recovers। The shock called as subcompensation, यानी अगर इतने ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन नहीं है और इतना ज़्यादा लॉस नहीं है बॉडी ब्लड का या बॉडी फ्लूइड्स का, तो जो अपने जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, वो ही पेशेंट को विदाउट एनी ट्रीटमेंट उसको वापस नॉर्मल पे ले आते हैं। द फैक्टर्स दैट कॉज पर्सन टू रिकवर, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि पेशेंट को फ्रॉम गोइंग इनटू द नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज टू द प्रोग्रेसिव स्टेज, फ्रॉम नॉन प्रोग्रेसिव टू प्रोग्रेसिव स्टेज। उसमें क्या होता है, जब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो दैट कम्स इनटू एक्शन, सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस आ जाता है, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स शुरू हो जाती है, इंक्रीज सिक्रीशन लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म होता है, इंक्रीज सिक्रीशन बाय रेनिन होती है किडनीज की से, जो कि एंजियोटेंसिन 2 बना देती है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, उसने एडीएच को भी रिलीज करवाना है और ऊपर और एल्डोस्टेरोन को भी अफेक्ट करना है। इंक्रीज सिक्रीशन बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन या एडीएच, इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। इंक्रीज सिक्रीशन बाय द एड्रिनल मेडुला ऑफ द एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन। एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन जो कि सिंथेटिक डिस्चार्ज को के हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो कि सिंथेटिक स्टिमुलेशन से, जो कि पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह करवा के ब्लड वॉल्यूम को, वेनस रिटर्न को इंक्रीज करवाते हैं और कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म दैट रिटर्न द ब्लड वॉल्यूम बैक टू नॉर्मल, ये सारे मैकेनिज्म जो है ना वो दे कम इनटू एक्शन नॉन प्रोग्रेसिव शॉक में, जो कि मरीज को प्रोग्रेसिव शॉक में जाने नहीं देते। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये जल्दी एक्यूटली ये दे कम इनटू एक्शन। बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स में दोबारा बता देती हूँ, बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, इंक्रीज सिक्रीशन होती है, रेनिन यानी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, इंक्रीज सिक्रीशन होती है वेसोप्रेसिन या एडीएच की फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंक्रीज सिक्रीशन एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेटिक डिस्चार्ज को जो है ना वो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो वो जाके अफेक्ट करते हैं, और ये सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म हैं विच रिटर्न द ब्लड वॉल्यूम बैक टू नॉर्मल। ठीक है। दूसरी आ जाती है प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज डिस्पाइट ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, यानी हम ये बॉडी अपना कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ये सारे मैकेनिज्म जो हैं दे कम इनटू प्ले, बट द ब्लड प्रेशर कंटिन्यूज टू फॉल and the blood flow to the vital organs tend to decrease. In this state, the blood transfusion and the other treatment recovers the patient। होता क्या है कि यह प्रोग्रेसिव शॉक हम तब कह देते हैं कि जो बॉडी का अपना जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, ऑल्दो दैट इज़ वर्किंग, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर कंटिन्यूज टू फॉल, उसके ब्लड प्रेशर फिर भी नॉर्मल तक नहीं आता है, और ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन्स कौन से, हमारा हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, उनको ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा है। ठीक है। उस केसेस में हमें फिर उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, उसको हम ब्लड दे देंगे, फ्लूइड्स दे देंगे। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह, ये दूसरी ट्रीटमेंट्स। इफ द पेशेंट इज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड देन देयर विल बी प्रोग्रेसिव स्टेट लीडिंग टू पॉजिटिव फीडबैक चेंजेस
विच फर्दर डिटीरियोरेट द पेशेंट। ठीक है, यानी अगर हम इस वक्त मरीज़ को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, उसको मेडिसिन नहीं देंगे तो और ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे फुली, तो कंडीशन होती है कि ये फिर जो पहले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जो मैकेनिज्म आए, अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें कि वो कंडीशन जो वर्स हो रही है वो फर्दर एक दूसरे को एनहांस करती जाती हैं और फर्दर जो कंडीशन जो है ना वो वर्सन होती जाती है, दैट लीड्स टू द लीथल स्टेज। अब विशियस सर्कल में होता है कि प्रोग्रेसिव शॉक कॉज्ड बाय विशियस सर्कल ऑफ सीरियस डिटेरियोरेशन। क्या होता है? कार्डिक डिप्रेशन हो जाती है। कार्डिक डिप्रेशन क्या होती है कि कार्डिक आउटपुट वगैरह कम हो जाती है और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट नहीं होती है और वीक हार्ट हो जाता है। ठीक है, विजोमोटर फेलियर होता है, ब्लॉकेज ऑफ द वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स शुरू हो जाती है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी हो जाती है क्योंकि बैक प्रेशर होता है ऑन द वेन्स, हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा होता, तो कैपिलरीज परमेबिलिटी इंक्रीज करती है जिससे फ्लूइड जो है फ्रॉम द कैपिलरीज एक्सूड आउट कर जाता है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। फिर जो इस्कीमिया होता है, जो डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई होती है टिश्यूज़ को, उसकी वजह से टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यूज़। कार्डिक डिप्रेशन फर्दर हो जाती है कॉज बाय द एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन जो बॉडी के अपने जो है ना टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं सेल्फ, और जनरलाइज्ड सेलुलर डैमेज होना शुरू हो जाता है। सारे फैक्टर जो होते हैं ना एक दूसरे को एनहांस करते हैं और एक विशियस सर्कल चलता है जिससे कि नॉन प्रोग्रेसिव शॉक जो है ना वो प्रोग्रेसिव शॉक की तरफ जाना शुरू हो जाता है। यानी कार्डिक डिप्रेशन होती है, ऊपर विजोमोटर फेलियर हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है स्मॉल ब्लड वेसल्स की, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है जिससे फ्लूइड एक्सूड आउट हो जाता है, फर्दर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, वो भी डायलेशन ऑफ द वेसल्स करते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड लूज आउट हो जाता है। कार्डिक डिप्रेशन जो होती है ना एंडोटॉक्सिन से हो जाती है और जनरलाइज्ड सेलुलर डैमेज, सेल्स भी सेल्फ डैमेज होना शुरू होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रही होती और ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती। सो द कार्डिक डिप्रेशन में क्या होता है? विद द फॉल इन ब्लड प्रेशर कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीजेस। ठीक है, मेनली जब जाहिर है जब बॉडी को दूसरे टिश्यूज़ को प्रॉपरली ब्लड नहीं जा रहा है तो कोरोनरी ब्लड वेसल्स में भी ब्लड पूरा नहीं जाता है। ठीक है, सो चूँकि उसमें सप्लाई कम हो जाती है तो विच लीड्स टू द वीकनिंग ऑफ द हार्ट विद फर्दर डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। ज़ाहिर है जब कोरोनरी ब्लड सप्लाई नहीं होती, हार्ट वीक हो जाता है तो फिर फर्दर पंपिंग एबिलिटी और मज़ीद हैम्पर हो जाती है और कार्डिक आउटपुट और कम हो जाता है। ठीक है, विच जब कार्डिक आउटपुट और कम होता है तो कोरोनरी ब्लड फ्लो मज़ीद कम हो जाता है। In addition, there is cardiac depression due to excessive carbonic acid and lactic acid। क्या है? ज़ाहिर है जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर से रिमूव नहीं हो रहे, तो जो ब्लड है उसके अंदर कार्बोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ये जो दोनों हैं दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द डीजेनरेशन फ्रॉम इस्केमिक टिश्यू, यानी कि वो टिश्यू जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही है इस्केमिक टिश्यू होता है और वहाँ पर जो उसके डैमेजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो सब्सटेंसेस वहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो होते हैं कार्बोनिक एसिड या लैक्टिक एसिड वगैरह। ठीक है, तो उनकी अमाउंट भी कंसनट्रेशन विद इन द ब्लड इंक्रीज कर जाती है। फिर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं अगर साथ में इन्फेक्शन भी हुआ हुआ है तो वो भी कार्डिक डिप्रेशन करते हैं। सो कार्डिक डिप्रेशन जो है बहुत सारी रीजन से हो जाती है। एक तो ये कि विशियस सर्कल होते हैं कि कार्डिक आउटपुट कम हो, कोरोनरी ब्लड फ्लो हो और फर्दर एक दूसरे को एनहांस करते हैं, कार्डिक डिप्रेशन हो जाती है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स होते हैं या डीजेनरेटिव एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड वो ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से भी कार्डिक डिप्रेशन होती है। फिर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उनकी वजह से भी कार्डिक डिप्रेशन हो जाती है। ठीक, दूसरा क्या होता है प्रोग्रेसिव शॉक में? डिससेमिनेटेड और वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस इन माइन्यूट ब्लड वेसल्स। चूँकि ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है ब्लड फ्लो, और दूसरे उसमें टॉक्सिन्स भी आ गए हैं, उसमें बैक्टीरिया भी आ गए हैं, उसमें दूसरे एंड प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, तो इट इज़ कॉज्ड बाय स्लगिश ब्लड फ्लो, एक्सेसिव ऑफ द कार्बोनिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डीजेनरेशन फ्रॉम इस्केमिक टिश्यू। ये सारे चूँकि ब्लड में फ्लो कर रहे होते हैं तो वो एक निडस या एक पॉइंट बना देते हैं कि वहाँ पर वो एक दूसरे के ऊपर एडअप होते रहें और क्लॉट बना दें। और डिससेमिनेटेड यानी कि स्प्रेड हुई होती है डिफरेंट जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उसमें जगह जगह कहीं कहीं जो है ये छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं जो कि उन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तीसरी क्या रीज़न इसमें क्या हो जाता है कि कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। हाइपोक्सिया एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी। एक टॉक्सिन सप्लाई कम हुई है, दूसरे बैक्टीरिया के टॉक्सिन जो हैं
तो दोनों मिलकर कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड पासिस थ्रू द कैपिलरीज व्हिच फर्दर प्रोग्रेस शॉक, यानी बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से या लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और उसकी वजह से जो फ्लूइड है कैपिलरी में से निकलकर वो टिश्यूज़ में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर ब्लड वॉल्यूम विद इन द सर्कुलेशन कम हो जाता है। फिर रिलीज ऑफ द एंडोटॉक्सिन फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बेसिलस, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है तो उससे तो एंडोटॉक्सिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड फ्लो इन द इंटेस्टाइन, ग्राम नेगेटिव बेसिलस ग्रो विच रिलीज द टॉक्सिन कॉजिंग कार्डियक डिप्रेशन, ठीक है। वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि सर्कुलेशन में जाते हैं और वो कार्डियक डिप्रेशन कर रहे होते हैं। जनरलाइज सेल डैमेज, ये अब होता क्या है कि सी पर्टिकुलरली इन द लिवर सेल, ये हमें ज़्यादातर लिवर सेल्स में नज़र आता है क्योंकि जितना ज़्यादा इसका मेटाबॉलिक रेट होगा, जितना ज़्यादा इसको ब्लड सप्लाई चाहिए होगी और अगर उसको प्रॉपर नहीं मिल रही होगी और ये सारे डैमेजिंग फैक्टर्स भी हैं बीच में, तो फिर सेल डैमेज वहाँ ज़्यादा हो जाता है। और यूजुअली सारे ही ऑर्गन्स में होता है और टिश्यू में होता है, बट इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन लिवर सेल्स। एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप इज डिप्रेस्ड, जब सेल डैमेज होता है तो ज़ाहिर है सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी डिप्रेस होती है, रिजल्ट विल बी सोडियम एंड क्लोराइड एक्यूमुलेट इन द सेल। Activity of mitochondria will be depressed, glucose will not be metabolized and less production of ATP होती है। Breakdown of lysosomal membranes which release the enzyme which cause further damage। अब क्या है कि जनरलाइज सारी बॉडी में सेल डैमेज हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा एविडेंट होता है लिवर। अब सेल डैमेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप सही काम नहीं कर रहा होता और उसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड की डेपोजिशन हो जाती है विद इन द सेल, ठीक है। दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फंक्शनिंग नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, उससे एटीपी बनाना है, तो एटीपी भी नहीं बन रही और एनर्जी रिसोर्स जो है उसका ख़त्म हो गया। ग्लूकोज जो है वो भी मेटाबलाइज नहीं हो रही है सेल्स में। फिर लाइसोसोम्स जो हैं आपने देखा है कि उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है वो भी डैमेज हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, उससे जो अंदर जो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स पड़े हुए हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं विद इन द सर्कुलेशन। जब वो सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं तो ज़ाहिर है जाके उन्होंने फर्दर डैमेज करना है टू द अदर टिश्यूज़, ठीक है। हाइड्रोलिसिस वगैरह होते हैं और ऑक्सीडेजेस होते हैं जो कि दूसरे नेबरिंग सेल्स को या फारवे सेल्स को डैमेज करते हैं डायरेक्टली जाके। फिर लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड एसिडोसिस हो जाता है, ये प्रॉपरली एसिड बेस बैलेंस नहीं रहता है और एसिडोसिस इसको रिजल्टेंट एसिडोसिस हो जाता है, आइदर लोकलाइज्ड या जनरलाइज्ड। निक्रोसिस, निक्रोसिस ये होता है कि जो है निक्रोज होना शुरू हो जाती है, डेथ होना शुरू हो जाती है टिश्यू की, पहले वो गलना सड़ना शुरू होते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। इट स्टार्ट द निक्रोसिस इन द डिफरेंट टिश्यूज की अगर वर्सन हो जाए सिचुएशन तो निक्रोसिस डिफरेंट टिश्यूज में स्टार्ट हो जाती है। इन द लंग्स द चेंजेस बिकॉज ऑफ द निक्रोसिस आर कॉल्ड शॉक लंग सिंड्रोम, ठीक है। लंग्स में जब निक्रोसिस होना शुरू होता है ड्यू टू द प्रोग्रेसिव शॉक, उस कंडीशन को हम कह देते हैं शॉक लंग सिंड्रोम। ज़ाहिर शॉक की वजह से है और लंग्स में डैमेज हो रहा है विद द रिजल्टेंट निक्रोसिस, इसलिए हम इसको कहते हैं शॉक लंग सिंड्रोम। बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन टर्मिनल स्टेजेस, कि ज़ाहिर है जब लंग टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा, निक्रोज होना शुरू हो जाएगा, तो उससे होता है कि रेस्पिरेशन जो है वो हैम्पर हो जाती है। रेस्पिरेशन जब जो है वो प्रॉपर नहीं होती है तो पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है। डिस्ट्रेस होता है कि वो ज़्यादा एफर्ट भी कर रहा होता है और रेस्पिरेशन हो नहीं रही होती, ठीक है। डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन हो जाती है। टर्मिनल स्टेजेस में जो है ये नेक्रोसिस ऑफ द लंग्स हो रहा होता है। वेजोमोटर फेलियर इज ड्यू टू द डिप्रेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ वेजोमोटर सेंटर बिकॉज ऑफ विच वेजोमोटर टोन विल बी लॉस्ट, ठीक है। वेजोमोटर सेंटर जो है वो प्रॉपर्ली जो है फंक्शन नहीं कर रहा होता, वहाँ से जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज आना चाहिए वो नहीं आता है, तो वेजोमोटर टोन जो है वो भी कम हो जाती है और दैट ऑल्सो लीड्स टू प्रोग्रेसिव शॉक, ठीक है। ये आप देखिए इसमें ये दिखाया जो सेंट्रल पोर्शन है उस पर नेक्रोसिस ऑफ द लिवर दिखाया है शुगर। नाउ दीज आर द 7 स्टेजेस के जिसमें जो कि प्रोग्रेसिव शॉक को, नॉन प्रोग्रेसिव शॉक को प्रोग्रेसिव शॉक में ले जा सकती है। कार्डिक डिप्रेशन है वो हो जाती है कार्डिक आउट लो कार्डिक आउटपुट की वजह से, ठीक, या टॉक्सिस की वजह से या लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड वगैरह की वजह से कार्डिक डिप्रेशन। दूसरा
ये वाइड स्प्रेड छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्लो ब्लड फ्लो स्लगिश होता है और लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या दूसरे एलिमेंट्स बीच में प्रेजेंट होते हैं विद इन द सर्कुलेशन, तो वो क्लॉट बनाने में हेल्पफुल होते हैं, थ्रोम्बस इन द क्लॉट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है कि अगर जो है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से और हाइपोक्सिया की वजह से, लो ऑक्सीजन की वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज करती है, ब्लड वॉल्यूम मजीद कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड में से फ्लूइड एक्सूड आउट कर जाता है इनटू द कैपिलरीज, इनटू द टिश्यूज। फिर एंडोटॉक्सिन रिलीज होते हैं फ्रॉम ड्यू टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेसिलाई, तो वो भी फर्दर कार्डिक डिप्रेशन कर देते हैं जब वो रिलीज होते हैं। फिर जनरलाइज सेल डैमेज हो जाता है, मेनली लिवर में होता है और दूसरी टिश्यूज में भी होता है सेल डैमेज, के उसमें सेल की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं खत्म हो जाती है। सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, एटीपी नहीं बन रहा है, लाइसोसोमल जो है ना वो मेम्ब्रेन वो ब्रेक डाउन हो गई है, लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो रिलीज हो गए जिनके और डैमेजिंग इफेक्ट हैं ऑन द टिश्यू, तो सेल डैमेज जो है ना वो बढ़ जाता है। फिर लोकलाइज या जनरलाइज एसिडोसिस होता है, पीएच लेवल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी हाइड्रोजनाइन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और पीएच कम हो जाता है। फिर नेक्रोसिस हो जाता है ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, इसमें सबसे ज़्यादा जो है लीथल वो जब लंग्स में जो नेक्रोसिस होता है टिश्यूज का ड्यू टू प्रोग्रेसिव शॉक, तो वो जो होता है वो दैट इज़ फेटल फॉर द पेशेंट इन द टर्मिनल स्टेजेस, और उस कंडीशन को हम कह देते हैं शॉक लंग सिंड्रोम। इस पे आपसे एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। So the syndrome, shock lung syndrome, is a condition in which the lung the lung tissue is necrosed due to the progressive shock. ठीक है। देन द वेजोमोटर फेलियर होता है कि वेजोमोटर सेंटर जो है ना वो दैट गोज इनटू फेलियर ड्यू टू इन प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो ज़रा वेजोमोटर सेंटर भी बैठ जाता है, तो उससे भी वेजोमोटर टोन जो है ना वो कम हो जाती है और उससे डायलिटेशन हो जाती है, यानी फर्दर जो है रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द हार्ट फर्दर कम हो जाती है। ऑल दीज फैक्टर्स ये सब मिलके प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक को नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक को प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक में ले जाते हैं। नाउ अब ये सिचुएशन जो है ना, अगर ये इसको कंट्रोल ना किया जाए प्रोग्रेसिव शॉक तक, अगर हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं और चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, फाइन, बंदा बच जाता है, सब चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं एंड जितना टिश्यू डैमेज होता है वो भी बाद में रिवर्स हो जाता है पास टिश्यूज में। लेकिन अगर कंडीशन ये हो जाए कि वो बिल्कुल ही कंट्रोल ना हो, आफ्टर गिविंग ऑल द ट्रीटमेंट, ऑल द थेरेपीज, कि जो टिश्यू डैमेज है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वो वापस नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं इरिवर्सिबल स्टेज है, कि अब हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं एंड द शॉक विल progress on and on. In this stage, in spite of blood transfusion and treatment, patient cannot be saved. Factors which make the shock irreversible. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस रिवर्सिबल शॉक को इरिवर्सिबल शॉक में कन्वर्ट कर देते हैं? एक तो कार्डिक डिप्रेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ड्यू टू द डैमेज टू द मायोकार्डियम, जाहिर है जब कॉर्नरी नहीं आ रही तो वो मायोकार्डियम इटसेल्फ डैमेज होना शुरू हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज इन द सर्कुलेशन टू कॉज एसिडोसिस, ठीक है, जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे बताया कि लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारे जाके क्या करते हैं कि इन्होंने एसिडोसिस करना है, हाइड्रोजन एसिड्स प्रोड्यूस करने हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो उनमें उससे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एसिडोसिस हो जाता है। ऑल दीज कंडीशंस दे लीड टू कार्डिक डिप्रेशन, का हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा। सेरिब्रल डिप्रेशन, जाहिर है फिर ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं सप्लाई जाती, और वहाँ पर भी ये एसिड जो है ना वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, एंड प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, दे ऑल्सो लीड टू द सेरिब्रल डिप्रेशन। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिप्लीशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, जो हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं विद इन द सेल वो भी कम होते चले जाते हैं, इसी और चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी कम होती जाती है तो ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स भी नहीं बन रहे होते हैं, तो उसमें ये मेनली जो है ना ये लिवर में और कार्डिक मसल में, लिवर में और दूसरे टिश्यूज में इसका अफेक्ट होता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें, अब हाई एनर्जी फॉस्फेट कौन से होते हैं? क्रिएटिन फॉस्फेट होती है, एटीपी, एडीपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एडिनोसिन्स ये सारे डिप्लीट हो जाते हैं, यानी इनकी लेवल्स कम हो जाते हैं क्योंकि फर्दर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होती। तो जब एनर्जी सोर्स कम हो जाता है
तो फिर द सेल्स कैन नॉट सर्वाइव एंड द टिश्यूज कैन नॉट सर्वाइव, तो वो सर्वाइव नहीं करते हैं, तो वो उसको फिर बाद में उसको विद ऑल द ट्रीटमेंट उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है, एंड द स्टेज इज इरिवर्सिबल शॉक। अब ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखिए ऊपर है डिक्रीज, पहला जहाँ से हम शुरू हो रहे हैं, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुई है ड्यू टू हाइपोवोलेमिया विच लीड्स टू डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। आर्टीरियल प्रेशर कम हुआ तो डिक्रीज सिस्टेमिक ब्लड फ्लो भी कम हो गया, ठीक है। अब सिस्टेमिक ब्लड फ्लो से तीन कंडीशन होती है, एक तो डिक्रीज कार्डिक न्यूट्रिशन हो जाती है, डिक्रीज न्यूट्रिशन ऑफ द टिश्यू हो जाती है, और इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग भी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें डेब्रीज वगैरह ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। अब जो न्यूट्रिशन जब ये डिक्रीज होती है इन द टिश्यूज, उसके तीन फैक्टर्स हो जाते हैं आगे, कि डिक्रीज न्यूट्रिशन ऑफ द ब्रेन, डिक्रीज न्यूट्रिशन ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, एंड द टिश्यू इस्कीमिया हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ रही है। तो जो डिक्रीज न्यूट्रिशन ऑफ द ब्रेन है, उससे डिक्रीज वेजोमोटर एक्टिविटी होती है, वेस्कुलर डायलेशन होती है, और वीनस कूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। इसी तरह डिक्रीज न्यूट्रिशन ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम जो है, उससे एक तो वेजोडाइलेशन होती है, दूसरे इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी हो जाती है, जिससे कि डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम होता है और एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है। अब उसके बाद जो है हमारे पास जब वीनस कूलिंग है, जो ब्रेन की डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से है, तो उससे कार्डिक डिप्रेशन होता है, उससे डिक्रीज वीनस, जब डिक्रीज वीनस कूलिंग से डिक्रीज वीनस रिटर्न होता है, डिक्रीज वीनस रिटर्न होगा तो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, ठीक है। अब इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग में जो हमने ऊपर देखा है, जब इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग होती है, उससे भी वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, जाहिर है जगह जगह रुकावटें होंगी, तो वीनस रिटर्न प्रॉपर्टी तो वो भी कार्डिक आउटपुट को फर्दर कम कर देता है, और ये डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम जो है ना, या इंक्रीज की ब्लड परमेबिलिटी से वो भी वीनस रिटर्न को डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। सो मेनली कार्डिक डिप्रेशन और वीनस रिटर्न जो कम हो रहे होते हैं, दैट कैन लीड टू अ वर्सनिंग सिचुएशन ऑफ द शॉक, यानी फ्रॉम रिवर्सिबल टू इरिवर्सिबल शॉक, ठीक है। Now, this is a diagram which shows the cardiac output percentage of the normal, और या कितने टाइम में, टाइम रिलेटेड है ये, ठीक है, कि अगर हम उसको प्रॉपरली दे देते हैं विद इन टाइम, उसको रिवर्सिबल शॉक में हेमरेज में देते हैं, अगर हम उसको ट्रांसफ्यूजन वगैरह दे दें तो वो जो है रिकवर कर सकता है, बट इरिवर्सिबल शॉक में इवन आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन वो कंडीशन जो होती है ना, वो रिवर्स नहीं होती, दैट स्टेज देयर। अब आगे हाइपोवोलेमिक शॉक, ये तो जब जो है मेनली हमने डिस्कस किया है कि जब ब्लड लॉस हो जाए, और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है हाइपोवोलेमिक शॉक, प्लाज्मा लॉस की वजह से भी हो सकता है। अब प्लाज्मा लॉस जो है ना, मेनली दो कंडीशंस में होता है, एक तो ये कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या सवेयर बर्न्स हो जाए। अब उनमें कैसे प्लाज्मा लॉस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में होता है ये कि ब्लॉक्स द वीनस ब्लड फ्लो, अगर इंटेस्टाइन्स में हमारी आंखों में कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वहाँ से वीनस रिटर्न कम हो जाता है, तो वेन्स में जो है ना ब्लड वहाँ पे पूल होना शुरू हो जाता है, वो पूल होता है तो कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ता है, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज, वहाँ कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। Fluid leaks from the capillaries in the intestinal lumen with high protein content resulting in low plasma protein and plasma volume, ठीक है। उससे होता ये है कि वहाँ से जो प्रोटीन कंटेंट जो फ्लूइड एक्सूड आउट होता है कैपिलरी से, उसमें प्रोटीन भी बाहर निकल जाते हैं, और जिसकी वजह से जो ब्लड है उसके अंदर प्रोटीन लेवल भी कम हो जाता है और फ्लूइड लेवल भी कम हो जाता है, तो इस तरह से प्लाज्मा से दोनों मेन फैक्टर जो है ना वो निकल जाते हैं। सो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से इस तरह हमारा प्लाज्मा लॉस होता है। सवियर बर्न्स में प्लाज्मा कहाँ से निकलता है कि अगर बर्न्स हो जाए तो जो डिन्यूडेड स्किन होती है, डिन्यूडेड स्किन होती है कि जो बर्न स्किन होती है, और आप देखिए कि अंदर से टिश्यू नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे से फ्लूइड जो है ना वो प्लाज्मा एक्सूड आउट होना शुरू हो जाता है, और वो सवियर बर्न के केस में बहुत ज़्यादा प्लाज्मा लॉस होता है फ्रॉम द बर्न एरिया, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक जो है प्लाज्मा लॉस की वजह से भी होता है, प्लाज्मा लॉस दो कंडीशन से होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और सीवियर बर्न की वजह से। अदर कॉजेज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक जो कि हमने पहले भी डिस्कस की कि डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन वाटर कंटेंट इन द बॉडी कम हो जाए, वो कैसे कैसे हो सकता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा कोई स्वेट करे और इतना ज़्यादा हो जाए कि उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। फ्लूइड लॉस इन सीवियर डायरिया वॉमिटिंग में होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड्स बाय द किडनीज, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस और डायबिटीज़ इंसिपिडिस में एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर होता है फ्रॉम द किडनीज, या इंसान इन इनटेक ऑफ द फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स,
सॉल्ट एंड वाटर इंटेक जो है वो कम हो जाए। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकल रहे होते हैं एल्डोस्टेरोन वगैरह वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड द पैसिवली द वाटर वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन होती है और ब्लड वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, सो डिहाइड्रेशन हो सकती है एक्सेसिव स्वेटिंग से, फ्लूइड लॉस इन वॉमिटिंग एंड डायरिया, excessive loss of fluid by the kidneys in diabetes mellitus and diabetes insipidus, inadequate intake of fluid होता है और एंड द सॉल्ट, उसकी वजह से या डिस्ट्रक्शन हो जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स या एल्डोस्टेरोन कम बन रहा हो तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट भी होती है, वो एक्सेसिव यूरिनेशन हो जाता है। ठीक है, एक होता है हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यू टू ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि ट्रॉमा इतना ज़्यादा है कि हैमरेज बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लड लॉस डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हो गया, उससे हाइपोवोलेमिया हो गया। या दूसरी ये कंडीशन होती है कि एक्सटेंसिव कंट्यूजन ऑफ ब्लड की जगह जगह जो है ना वो ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि वो अंदर चोट लगी होती है और ब्रूजेस बन जाते हैं, तो वहाँ से डैमेज टू द कैपिलरीज हो जाती है। कैपिलरीज डैमेज होती हैं तो वहाँ से फ्लूइड एंड वाटर लॉस होता है इन द टिश्यू, तो उससे भी मेन जो वेसल सिस्टम है ऑफ द बॉडी उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। फिर कॉन्कॉमिटेंट न्यूरोजेनिक शॉक बहुत बड़ा, उसके साथ ही जब ट्रॉमा होता है तो न्यूरोजेनिक शॉक भी होता है, जिसकी वजह से भी वेजोमोटर टोन जो है ना वो कम हो जाती है। शॉक की वजह से, न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से जब वेजोमोटर टोन कम होती है तो वेजोडाइलेशन हो जाती है और वीनस रिटर्न कम हो जाता है टुवर्ड्स हार्ट, उसकी वजह से भी शॉक हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स, टाइप्स हैं शॉक की। हमें जल्दी से गो थ्रू होती हूँ और फिर देन जो आपको क्वेश्चन हो यू कैन पुट इन द चैट और फिर मैं उसको आंसर करूँ। ठीक है, आप ये देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, सर्कुलेटरी शॉक कि एनी कंडीशन जिसमें कि ब्लड वॉल्यूम इतना ना हो कि वो सारे टिश्यूज की डिमांड को पूरा कर सके। फिर आ जाते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स है, हाइपोवोलेमिक, एनाफिलैक्टिक, न्यूरोजेनिक, सेप्टिक एंड कार्डियोजेनिक शॉक्स। फिर आता है सर्कुलेटरी शॉक होता क्यों है, एक तो कार्डिक आउटपुट कम हो या वेनस रिटर्न कम हो, उसकी कंडीशन से हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जब कार्डिक आउटपुट नॉर्मल है लेकिन फिर भी शॉक में चला जाता है तो वो क्या होता है, एक्सेसिव मेटाबॉलिक रेट हो जाए या नॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन हो जाए किसी एक एरिया की। हाइपोवोलेमिक शॉक जो है उसके डिफरेंट कॉजेज हैं। 10% तक हो तो कंपनसेट हो जाता है, 10% से थोड़ा ज़्यादा हो तो उसको थोड़ा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, लेकिन 35 to 40% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो वो एग्जैक्टली शॉक की पोजीशन हो जाती है। अब ब्लड लॉस यही इसमें बताया इन्होंने, इसी ग्राफ से इसी ये डिपिक्ट किया। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, पैलर होता है, कोल्ड क्लेमी लिम्स होते हैं, सबनॉर्मल टेम्परेचर, वीक थ्रेडी पल्स, रैपिड शैलो रेस्पिरेशन, इंटेंस थर्स्ट होती है और ऑलिग्यूरिया, ये सिम्टम्स होते हैं सारे पेशेंट्स के। और एंड रिजल्ट जो होता है इसका हाइपोवोलेमिक शॉक का, ये डिटीरियोरेशन ऑफ द टिश्यू होती है। ठीक है, 3 स्टेजेस होती है, नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल। ठीक है, नॉन प्रोग्रेसिव में ये होता है कि वो आगे प्रोग्रेस नहीं करता और कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है ना दे कम इनटू प्ले और उसको रिवर्स कर देते हैं सिचुएशन को, जिसमें बेरोरिसेप्टर सीएनएस इस्कीमिक रिस्पांस, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, इंक्रीज एक्सक्रीशन हो जाती है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज होना शुरू हो जाता है और इंक्रीज एक्सक्रीशन होती है मेडुला से, एड्रिनल मेडुला से, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से, और ये सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स दे कम इनटू प्ले। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है कि वो हम इसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, अगर हम ना दें तो वो फिर वर्सन हो जाती है सिचुएशन। अब वो क्यों, किन किन कंडीशंस की वजह से, कार्डिक डिप्रेशन होती है प्रोग्रेसिव शॉक में, फिर डिसमिनेट वाइड स्प्रेड जो है ना ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, पेट कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, या रिलीज एंडोटॉक्सिन्स जो रिलीज होते हैं वो जाके डैमेज करते हैं, जनरलाइज सेल डैमेज हो जाता है, लोकलाइज्ड या जनरलाइज एसिडोसिस हो जाता है क्योंकि लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है जिसमें शॉक लंग सिंड्रोम जो है ना वो प्रोग्रेसिव शॉक की वजह से होता है, जिसमें नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यू हो जाता है और रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होती। वेजोमोटर फेलियर हो जाता है, यानी कि वेजोमोटर टोन खत्म हो जाती है और वेजोडाइलेशन हो जाती है। इरिवर्सिबल में क्या है कि वो इतनी डैमेजेस हो गए कि ट्रीटमेंट के बावजूद भी हम उनको रिवर्स भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, कार्डिक डिप्रेशन हो जाती है, सेरेब्रल डिप्रेशन हो जाती है और एनर्जी सोर्सेज वगैरह सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एंड रिजल्ट इज दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्या रिजल्ट है। ठीक है, ये अगर ट्रांसफ्यूजन देने से किस किस स्टेज पे हमें इफेक्टिव होता है।
फिर हाइपोवोलेमिक शॉक प्लाज्मा लॉस की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या सीवियर बर्न्स हो, जो प्लाज्मा लॉस होता है उससे शॉक हो सकता है, और या ट्रॉमा की वजह से, या डिफरेंट कंडीशन है डिहाइड्रेशन की, एक्सेसिव वॉमिटिंग, excessive sweating, vomiting, diarrhea, fluid loss by the kidney, inadequate intake of fluid, electrolyte restriction हो जाती है ऑफ एड्रिनल कॉर्टिसोल, जिसमें एल्डोस्टेरोन जो है ना वो रिलीज नहीं हो रहा था, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्टेड वाटर। फिर ट्रॉमा में एक तो हेमरेज की वजह से, और दूसरे मोटर टोन कम हो जाती है यूरोजेनिक शॉक की वजह से, और एक्सटेंसिव कॉन्फ्यूजन ऑफ द बॉडी, जिससे कैपिटरीज में से फ्लूइड जो है ना वो निकल जाता है, कैपिटरी डैमेज ज़्यादा होता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। If you have any question, I can. If you have any question, you can write it down. मैं फ्लो चार्ट एक बार ओके। ये फ्लो चार्ट में आप देखिए कि ऊपर सबसे पहले कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है। किसी भी हाइपोवोलेमिक में जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो सबसे पहले कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, जिससे कार्डिक आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो सिस्टेमिक जो फ्लो है, सिस्टेमिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। उससे तीन कंडीशंस होती हैं। एक तो डिक्रीज कार्डिक न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिशन टू द टिश्यूज कम हो जाती है। जो डिक्रीज न्यूट्रिशन होती है उसके तीन आउटकम्स होते हैं। एक तो ये है कि ब्रेन को टिश्यू न्यूट्रिशन कम होगी, जो कि फर्दर जाके वेजोमोटर एक्टिविटी को कम करती है, वेजोमोटर वेस्कुलर डायलेटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वीनस पूलिंग हो जाती है। दूसरा आप आ जाइए इधर डिक्रीज न्यूट्रिशन ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम जो है। इसमें क्या होता है कि अगर न्यूट्रिशन वेस्कुलर सिस्टम की कम हो तो कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और वेसोडाइलेशन हो जाती है। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज करने से ब्लड और कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, जो डिक्रीज न्यूट्रिशन ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और डिक्रीज वीनस रिटर्न होता है। दूसरे ब्रेन को न्यूट्रिशन सप्लाई कम होने से तो उससे भी विजोमोटर टोन लूज होती है और वीनस पूलिंग होती है। दूसरे विजोडाइलेटेशन वेस्कुलर सिस्टम की वजह से उससे भी वीनस पूलिंग होती है। ये सारे फैक्टर्स मिलके तो डिक्रीज वीनस रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, अब डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो टिश्यू इस्कीमिया की वजह से, वो कार्डिक डिप्रेशन